They're saying my cloud recording is full. I have to delete some videos from my cloud. I will do it. Okay जी, so this is the second lecture of our current affairs session. हम इसमें जो टॉपिक कवर करेंगे वो आज है कि इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान द रियल इश्यूज विच यू विल अंडरस्टैंड, जो आज आपको समझ आएंगे, जो पहले आपको मे बी कुछ इश्यूज की वजह से समझ में भी ना आया हो, बट टुडे यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स. और ये जो इसमें डाटा मैंने कंपाइल किया है, आई हैव अपडेटेड माय स्लाइड्स, और जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं they will again they have to revisit the slides again because the data is updated. और इसके अलावा मैंने इसको गूगल क्लासरूम पे ऑलरेडी शेयर कर दिया. इसके अलावा कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको जीसी की एक्सेस अभी तक अवेलेबल नहीं हुई और मे बी उनके पास लेक्चर्स की एक्सेस नहीं है. आज आफ्टर द लेक्चर आई विल एक्सप्लेन इट अगेन कि हम किस तरह उसको एक्सेस करेंगे, आप उसको किस तरह चीज़ों को देख सकते हैं. तो विदाउट वेस्टेज एनी टाइम वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक. अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं. आप मैसेज में भी लिख सकते हैं, चैट में भी लिख सकते हैं कि इकोनॉमी के जस्ट अ सेकंड. We were discussing the economic issues of Pakistan. हमने पहले डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि हमारी इकोनॉमी अभी कहाँ पे खड़ी है. We studied the economic survey of Pakistan. We studied some facts and figures. We understood some terms like balance of payment क्या है, fiscal deficit क्या है, इसी तरह आपका जो export import imbalance है वो क्या है, remittances क्या है. So it was basic more a kind of introductory lecture. आज का जो लेक्चर है, you will now understand कि what are the structural issues. मतलब आपकी जो इकोनॉमी है उसका जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब आपकी अगर एक मुल्क की इकोनॉमी है, इट इज जनरेटिंग इनकम, इट इज प्रोड्यूसिंग जीडीपी, तो वो कुछ सोर्सेज से आती है, कुछ सेक्टर से आती है. अब उस सेक्टर में, उस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ बेसिक इश्यूज हैं. वी विल अंडरस्टैंड दीज इश्यूज नाउ. अब आज के लेक्चर के बाद व्हेन यू अंडरस्टैंड दीज इश्यूज, व्हाट यू हैव टू डू ओनली, जब आपके पास न्यूज़पेपर आएंगे या आपने जब भी आपके पास टॉपिक आएगा, you just need to go through these topics again. और कुछ important facts and figures आपको नजर आए या one important topics आपको नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसे points, you just need to add them. Otherwise आपका जो पूरा टॉपिक है वो इसके बाद तैयार हो जाएगा. अच्छा, ये एक पैराग्राफ है, you can write it at the start of your topic. अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है करंट अफेयर्स में इकोनॉमी से रिलेटेड, यू कैन पेस्ट दिस पैराग्राफ और यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई अगर इकोनॉमी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर को हम किस तरह पैराग्राफ से स्टार्ट कर सकते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट. सो कमिंग डायरेक्टली टू द इंटरनल इश्यूज, देयर आर मल्टीपल इश्यूज जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त इस सिचुएशन का शिकार है. एक कोई ऐसा इशू नहीं है जिसकी वजह से इसमें ये ऐसी सिचुएशन आ रही है. देयर आर मल्टीपल इश्यूज एंड देयर like a lot and many issues. अब सबसे पहले अगर हम उनको डिवाइड करें, अंडरस्टैंड करें कि कौन कौन से हैं, you can see it in front of your screen, कि जो मेन इशू है, जो मेजर इशू है और जो कि बाकी कंट्रीज में वो इशू नहीं आता. You can compare it with your neighboring countries, be it Iran, be it India, or be it Bangladesh, or any kind of East Asian countries, और एनी कंट्री इन आसियान. अब अगर आप उनके साथ कंपेयर करते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को और एक कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं, देन यू विल फाइंड आउट कि जो मेन इशू है पाकिस्तान की इकोनॉमी जिसकी वजह से वीक है, दैट इज दिस काइंड ऑफ थिंग, अ chaotic mix of security concerns, political instability, and no clear long term plan. You can see कि आपका जो एक लास्ट ईयर है पूरा completely there was no plan at all. मेजर जो इश्यूज थे वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, और जो आपकी इकोनॉमी के इश्यूज थे, जो आपकी मेन इकोनॉमी थी, इट इज नॉट परफॉर्मिंग गुड एंड इट हैज नॉट बीन परफॉर्मिंग गुड फॉर क्वाइट मेनी इयर्स. तो वो बैक बर्नर पे चले जाते हैं क्योंकि ये उनके पॉलिटिकल स्टेक्स होते हैं, इस वजह से वो इन चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं करते. दे फोकस ऑन अदर थिंग्स एंड दैट इज व्हाई वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म प्लान, एंड व्हिच इज व्हाई पाकिस्तान इज सफरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग अदर इश्यूज which are also directly linked with your economy. अब हम इन सारे इश्यूज पे वन बाय वन इनको ब्रेक डाउन करते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं, और फिर आपको एक आपका पर्सपेक्टिव डेवलप होगा कि हमने अगर कोई भी टॉपिक आ जाता है इकोनॉमिक इश्यू से रिलेटेड, हमने उसको किस तरह लिंक करना है.
अब आपने इन सब टॉपिक्स को, इन सारे इश्यूज को अंडरस्टैंड करना है, इनको याद करना है, कुछ इसमें फैक्ट्स गिवन है वो याद कर लेने हैं। और जब भी कोई टॉपिक आएगा इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आपने उस क्वेश्चन की हेडिंग्स को मोल्ड करके इन हेडिंग्स को जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इन पॉइंट्स को अपने वर्ड्स में उसको ऐड करना। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से। सबसे पहला चैलेंज, विच इज इकोनॉमिक टर्मोइल, इट इज अ रिजल्ट ऑफ chaotic mix of security concerns, political instability and no clear long term plan. आज अगर किसी ने न्यूज़पेपर पढ़ी है, डॉन की न्यूज़पेपर, आई वाज रीडिंग दैट, उसमें ये एक न्यूज़ आपको फर्स्ट हेडिंग पे आपको नजर आएगी। इस न्यूज़ में क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पे कि गवर्नमेंट कंसीड्स LNG based electricity to cost 51.42 per unit this fiscal year. अब ये बात बताने की रीजन क्या थी? हम टॉपिक कर रहे हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड नो लॉन्ग टर्म प्लान। आप सबको याद होगा कि जब LNG प्लांट्स लगे पाकिस्तान के अंदर, एक उसकी रीजन जो दी वो ये दी गई कि इसकी वजह से हमें चीप इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करेंगे, इट इज अ चीपर फ्यूल। बट नाउ आज के दिन में ये वाले जो LNG प्राइस है, इसकी वजह से जो आप फ्यूल प्रोड्यूस कर रहे हैं, इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वन, overtaking the electricity production from your fossil fuel as well. So you can see कि कितना expensive project बन गया है. Why? Because at that time we did not have any kind of long-term plan. There was no unanimity of all stakeholders के आपने करना क्या है. आप ये रीड कीजिएगा आज की न्यूज़पेपर को, और उसमें काफी इंटरेस्टिंग आपको इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड टॉपिक कवर हो जाएगा कि पाकिस्तान में एनर्जी मिक्स क्या चल रही है और किस किस सोर्सेज से आपके पास चीजें आ रही हैं। सो लास्ट में हमने न्यूज़पेपर इस टॉपिक को पढ़ना है, और इसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास हाइड्रो पावर से 6.94 बन रहा है और LNG से इतने रुपीस में बन रहा है। तो व्हाई इज इट सो? क्यों हम इतना एक्सपेंसिव बना रहे हैं? अब इससे इम्पैक्ट क्या होगा आपकी इकोनॉमी को? एक पूरा एक इस्टेब्लिश करते हैं, एक इसकी चेन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं इंडस्ट्री की। एक इंडस्ट्री को अगर एक यूनिट मिल रहा है लेट से 40 रुपीज का, क्योंकि उसको 51 का तो नहीं देगी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज गिविंग सब्सिडी, क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव तो अफोर्डेबिलिटी नहीं है। लेट से एक कंपनी को 40 रुपीज का एक इलेक्ट्रिसिटी यूनिट मिल रहा है। कंपेयर इट विद अदर कंट्रीज called Bangladesh. Bangladesh is giving electricity at the cost of let's say 15 or 10 rupees per unit. तो कंपनी को प्रॉफिट, जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, वो कहाँ से बेहतर मिलेगी? डेफिनेटली बांग्लादेश। और जो उसकी प्रोडक्ट्स होंगी वो इंटरनेशनल मार्केट में जाकर कम्पीट करेंगी, क्योंकि दे हैव अ ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन, वो उधर से बचा सकते हैं। बट इन केस ऑफ पाकिस्तान यू कैन सी कि जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, इट इज अ लॉट। सो दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ द मेजर इशू ऑफ योर इकोनॉमिक जो मेल्टडाउन है। मेरी आवाज क्लियर है सबके लिए? Is it clear? You can text me. Okay, it is clear. अगर किसी को कोई इशू आ रहा है तो मे बी यू कैन चेक योर इंटरनेट। फ्रॉम माय साइड माय इंटरनेट इज स्टेबल। अच्छा, ये पहला इशू हमने देखा, एक एग्जांपल के साथ मैंने आपको बताया। इसके अलावा आप देख लेंगे कि जो लास्ट ईयर ऑफ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, सो ये सारी चीज जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, एब्सेंस ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, ये हमें इकोनॉमिकली कोज करती है। इसकी एक और एग्जांपल देख लें कि अभी जो आपका एक ग्लोबल, हम ग्लोबल टॉपिक्स भी स्टार्ट करेंगे कल। मैं आपको जो चाइना का इन्फ्लुएंस है मिडिल ईस्ट में वो एक्सप्लेन करूंगा। दैट वुड बी इंटरेस्टिंग फॉर सम स्टूडेंट्स, और मे बी उन्होंने इस वजह से ज्वाइन किया हो कि ग्लोबल इश्यूज का उनको ज्यादा अच्छा पढ़ने का शौक होता है। तो अभी इंटरनेशनल ऑर्डर में आपके जो नेबर है, एक चेंज आ रहा है कि देयर इज मोर ऑफ काइंड ऑफ रीजनल ट्रेड। ठीक है, अब हमारे पास अब एक लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, वी आर नॉट श्योर, वी आर नॉट क्लियर कि हमने चाइना के साथ रिलेशन को किस तरह आगे लेके चलना है, CPEC को हमने किस तरह फ्रूटफुली उसको कन्वर्ट करना है, उसके इम्पैक्ट्स को किस तरह हमने अफगानिस्तान को डील करना है, ईरान के साथ हमारे इश्यूज जो हैं उनको किस तरह हमने रिजोल्व करना है, इंडिया के साथ ट्रेड को हमने किस तरह लेके चलना है, आउटस्टैंडिंग इश्यूज को कैसे करना है। सो इट इज ऑल द रिजल्ट ऑफ योर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी व्हिच इज कॉस्टिंग योर इकोनॉमी। सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट पॉइंट व्हिच इज एक्चुअली हर्टिंग योर इकोनॉमी। तो दूसरा पॉइंट है, इसके बाद हम आते हैं, दैट इज ओवर पॉपुलेशन बर्डन ऑन योर इकोनॉमी, और यू कैन कॉल द पॉपुलेशन द पॉपुलेशन बॉम्ब। ठीक है, अब ये क्या करता है, इससे इम्पैक्ट क्या आता है?
फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू माय एग्जांपल, जो मेरा फील्ड का एक्सपीरियंस था। आई हैव कंडक्टेड सेंसस एज वेल, जो आपका लेटेस्ट अभी सेंसस हुआ है उसकी रिपोर्ट्स आपके पास आना शुरू होगी। आई वाज देयर एट द ग्राउंड लेवल एंड आई वाज विटनेसिंग, नॉट विटनेसिंग, आई वाज द डिस्ट्रिक्ट सेंसस ऑफिसर एज वेल अपनी तहसील का। तो सारा डाटा मेरे थ्रू जा रहा था। आई वाज विटनेसिंग की चीजें चल कैसे रही हैं, ग्राउंड रियलिटी। आई विल नॉट शेयर बट आई विल शेयर द क्रक्स कि हम जो है स्टेट रिसोर्सेज, अपनी सारी जो मेन अपना एफर्ट है, एनर्जी है, वो हम लगाते हैं लोगों को गिनने में कि भाई कितने लोग हैं। उसका इम्पैक्ट क्या आता है? व्हाई देयर इज सो मच कंसंट्रेशन ऑन काउंटिंग द पीपल? व्हाई नॉट कि भाई लोगों को रोकें, भाई पॉपुलेशन कंट्रोल करें। एक फैमिली साइज 10 है, 15 है, किस तरह से वो अपने रिसोर्स को मोबिलाइज करेंगे, किस तरह से अपने आप को वो कैटर करेंगे? हम इस पे फोकस नहीं करते। हमारा फोकस है एडमिनिस्ट्रेशन का, मेरा, हमारी गवर्नमेंट का, कि जी हमने लोगों को गिनना है, उस पर ज्यादा फोकस किया जाए। उसका इम्पैक्ट क्यों गिनते हैं लोगों को? अगर आपने एनएफसी वोट आपको पता हो, एनएफसी वोट में आपका 82% जो शेयर है वो किस पे बेस करता है? वो आपकी पॉपुलेशन पे बेस करता है। अच्छा, अब इससे इसका इकोनॉमी का क्या लिंक है? आप तो कहेंगे तो एनएफसी वोट आ गया, बट व्हाट इज द लिंक ऑफ दिस विद योर इकोनॉमी? So it has a direct link. I can call it as the largest threat to your sustainable economy. अब इससे होता क्या है? अब इससे आप देखें कि पाकिस्तान की तकरीबन 250 अगर मिलियन पॉपुलेशन है, जिसमें आपने अगर रीड किया माल्थूजियन कर्स। अब इसमें ये होता है कि व्हेन योर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, ठीक है, यू नीड मोर रिसोर्सेज, then you do not have enough resources, okay? You need more employment opportunities, you need to feed more people, you need to provide for their education, health की आपने चीजें provide करनी है। तो इससे क्या होगा? There will be a disparity. जिनके पास होगा haves और have nots, जिनके पास होगा वो up the ladder निकल जाएंगे, वो अच्छी एजुकेशन ले लेंगे, अच्छी हेल्थ ले लेंगे, मेल न्यूट्रिशन नहीं होगी, स्टंटेड ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। जो उनकी जो एनर्जी है, जो उनका एक ग्रोथ है माइंड का, वो अच्छा हो जाएगा। दूसरी साइड पे आपके पास वो लोग हैं जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, जो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं, जिनके पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। सो इस इरा में, इस इरा ऑफ कंपटीशन में, वो फिर आगे जाके क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो compete नहीं कर सकते। तो इसका इम्पैक्ट क्या आता है? इसका इम्पैक्ट एक तो उन पे तो आएगा, इंडिविजुअल्स पे तो आएगा, लेकिन ओवरऑल आपकी ओवरऑल इकोनॉमी पे आएगा। अब आप देखेंगे कि जितने लोग आप पैदा कर रहे हैं, जितने लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे आर नॉट ट्रेन टू डील विद द इंटरनेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल इकोनॉमी। दे आर नॉट रेडी टू कम्पीट विद योर नेबर्स, ठीक है। अब उनको नहीं पता कि आईटी को किस तरह यूज करना है। दे आर यूजिंग आईटी फॉर सोशल मीडिया ओनली। लाइक आई हैव सीन के मोस्टली यहाँ पे टिकटॉकर्स हैं, या रील्स बना रहे हैं, या यूट्यूब के शॉर्ट्स बना रहे हैं, बट दे हैव लीस्ट इंटरेस्ट इन अदर काइंड ऑफ थिंग्स। फ्रीलांसिंग क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ पे जा रही है, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, दीज काइंड ऑफ स्किल्स, इस पर कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। अब इसका इम्पैक्ट इंडिविजुअल लेवल से जब आप इसको ब्रॉड करते हैं, पूरा एक इसको एक्सपैंड करते हैं और नेशनल लेवल पे देखते हैं, तो इसका इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी पे आता है कंट्री की। और जब आपके पास स्किल्ड लेबर नहीं होगी, तो कौन सी कंपनी यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेगी? कंपनीज आर सेइंग वी आर रेडी टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, बट वी डोंट हैव द स्किल्ड लेबर अवेलेबल, ठीक है। हमने यहाँ पे जो लोग एम्प्लॉय करते हैं, वो किस में एम्प्लॉय कर रहे हैं? मोस्टली गवर्नमेंट जॉब्स, और वो जॉब्स जो 20 साल पहले ऑब्सोलीट हो चुकी थी, उस तरह की जॉब्स अभी भी यहाँ के लोग प्रेफर कर रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? आपकी जो ओवरऑल इकोनॉमी है उसमें प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी, उसमें जो एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो नहीं होगी, एंड एट द एंड योर कंट्री विल सफर। फिर होगा क्या? आपको सब्सिडीज देनी पड़ेंगी, आपको बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम देना पड़ेगा। जब कोरोना वायरस है, इस तरह के कोई वायरस आएंगे या डिजास्टर्स आएंगे, आपको उनके रिलीफ का बंदोबस्त करना पड़ेगा, उनको फीड करना पड़ेगा, उनके लिए फ्री एजुकेशन। आप कितने स्कूल इस्टेब्लिश कर सकते हैं, कितने हॉस्पिटल इस्टेब्लिश कर सकते हैं? तो ये स्टेट के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन ऐड होता जाएगा, और इससे जो आपका पॉवर्टी साइकिल है वो एक किक स्टार्ट करेगा, और इससे आपकी इकोनॉमी दोबारा फर्दर डाउन जाएगी, ठीक है जी। तो ये चीजें हैं। अब किसी ने पूछा एनएफसी वोट क्या है? एनएफसी वोट एक एक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला है, जिससे एक फेडरेशन प्रोविंसेस को उनका शेयर देती है कि आपकी जो इनकम ट्रांसफर है, एक फेडरेशन ने लेट से 100 रुपीज अर्न किया है,
अब उसने अपने प्रोविंसेस को ट्रांसफर करना है, तो वो कितना कितना ट्रांसफर करेगी, ये एनएफसी फॉर्मूला से इस्टेब्लिश होता है। पाकिस्तान अफेयर्स में सबको पढ़ाऊंगा, करंट अफेयर्स वाले ये एनएफसी वोट को चेक कर लें गूगल पे कि होता क्या है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे देखते हैं, ये देखनी है सारी चीजें आप सबके सामने है कि हम हर साल इक्विवेलेंट टू पॉपुलेशन न्यूजीलैंड ऐड कर रहे हैं, तो हम न्यूजीलैंड से कहाँ कम्पीट करेंगे कि उतने ही बराबर की हम पॉपुलेशन ऐड कर रहे हैं, हमारे पास तो रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। अब जो हम तीसरी चीज पे बात करते हैं वो है टाइट बजटिंग, वॉकिंग अ टाइट रोप विद लिमिटेड फंड्स। नाउ द क्वेश्चन इज कि इसका क्या लिंक है आपकी इकोनॉमी से। अब हम बात कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्री, वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। अब सो मोटो वाला आपको पॉइंट समझा देता हूँ। सो मोटो ये पॉपुलेशन पे एक टास्क फोर्स बनी थी, आपके जो चीफ जस्टिस थे उन प्रीवियस टू प्रीवियस उन्होंने बनाई थी 2018 में। उसका काम ये था, उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि भाई आपने पॉपुलेशन को किस तरह कंट्रोल करना है। तो वो सो मोटो एक टर्म है जुडिशरी की, जिसमें जुडिशरी खुद से 184 के तहत आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल बेसिक राइट से रिलेटेड, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनसे रिलेटेड कोई इशू अगर आपके पॉपुलेशन को पेश आ रहा है तो उसको खुद ही वो उसको टेकअप करते हैं। तो उस पे एक फोर्स बनी थी, उसने अपने इस पे एक रिकमेंडेशन दी कि आप इस तरह पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, अब दो तीसरी चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो है टाइट बजटिंग, कि किस तरह जो एक आपकी फिजिकल स्पेस है, जो कि आपके पास एक गवर्नमेंट है, उसकी स्पेंडिंग किस तरह आपकी इकोनॉमी के साथ लिंक आ रही है। अब हमने दो तरह के यहाँ पे कॉन्सेप्ट आते हैं, एक है लाजे फेयर इकोनॉमी, जो फ्री इकोनॉमी होती है, जो कि डेवलप्ड वर्ल्ड में चल रही होती है, जिसमें स्टेट का जो रोल है, स्टेट का जो इनपुट है टू मैनेज इकोनॉमिक अफेयर्स इज वेरी लिमिटेड। लेकिन अगर हम डेवलपिंग वर्ल्ड में देखें, कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, कंट्रीज लाइक इंडिया, बांग्लादेश, दीज काइंड ऑफ कंट्रीज, यहाँ पे जो है वो लाजे फेयर इकोनॉमी नहीं चल सकती। आप इकोनॉमी, आप अपनी मार्केट को फ्री फ्लोट नहीं कर सकते। उससे क्या होगा, क्योंकि आपके पास इतने कंट्रोल नहीं है, आपकी जो इकोनॉमी है वो परफेक्ट नहीं है कि यहाँ पे कंपटीशन है और लोग जो है ऑनेस्ट हैं, वो ट्रेड करेंगे और मार्केट खुद ही अपने आप को बैलेंस करेगी, इस तरह का नहीं है। अगर आप मार्केट को छोड़ते हैं, यू विल सी के होर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, वीट की होर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, राइस की होर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, आर्टिफिशियली आपकी चीजों की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। इसके अलावा गवर्नमेंट इसलिए भी कंट्रोल करती है इसमें कि गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग करनी होती है। अब आपकी जो जीडीपी ग्रोथ है, यानी जो आपकी जो ग्रोस डोमेस्टिक, जितनी भी आपकी कंट्री प्रोड्यूस कर रही है चीजें, उसकी ग्रोथ किस वजह से होती है, मल्टीपल रीजन है उसकी ग्रोथ के। यहाँ बाहर से इनकम आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिससे ग्रो करती है, जिस तरह सीपैक में हुई थी। या इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही तो आपका जो मुल्क है, जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है डेवलपमेंट के, जिसकी वजह से ग्रोथ आती है। यानी एक फॉर एग्जांपल उन्होंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया या पावर प्लांट्स बना लिए, तो इन्वेस्टमेंट आई, रिसोर्स मोबिलाइज हुए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली, एक इंडस्ट्री स्टार्ट हुई। तो क्या कर रही है गवर्नमेंट, खुद से स्पेंडिंग करके एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट कर रही है। लेकिन वो हमारे पास उसकी भी कंस्ट्रेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि आप देखें कि आप अभी भी फिजिकल डेफिसिट पे चल रहे हैं। आपने अपना पिछला बजट देखा, अभी भी हम फिजिकल डेफिसिट का चल रहे हैं। तो हमारी इकोनॉमी में इतनी गुंजाइश नहीं है कि गवर्नमेंट खुद स्पेंड करे और डेवलपमेंट को बढ़ाए। हमें इस वक्त 7% की ग्रोथ चाहिए जीडीपी की, जितने लोग हम ग्रेजुएट कर रहे हैं हर साल, उनको एम्प्लॉय करने के लिए। लेकिन वो जीडीपी ग्रो नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि ना आपके पास एफडीआईज आ रही है, ना गवर्नमेंट उसको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है। और तीसरा जो इसमें आईएमएफ की लिमिटेशन है कि आपने अपनी स्पेंडिंग कम करनी है, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट के पास भी कंस्ट्रेंट्स हैं और गवर्नमेंट खुद स्पेंड नहीं कर रही, तो इस वजह से आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं हो रही। एंड दैट इज द अनदर इशू ऑफ योर डिक्रीजिंग इकोनॉमी। आप लास्ट ईयर्स में कंपेयर कर लें, जब नवाज शरीफ के एरा में ग्रोथ आई थी, तो वो सीपैक के प्रोजेक्ट्स की वजह से आई थी, जिसमें डेवलपमेंट हुई, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना, पावर प्लांट्स आए, उसमें पैसे लग रहे थे, गवर्नमेंट खुद स्पेंड कर रही थी, तो ग्रोथ आया। मुशर्रफ के एरा में भी यही हुआ, उससे पहले 1960s में भी इसी तरह का था। जैसे गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बंद करती है तो आपकी ग्रोथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है।
लास्ट ईयर 0.29% ग्रोथ रेट इस वजह से है कि गवर्नमेंट ने अपना जो स्पेंडिंग थी बहुत लिमिटेड कर ली, ठीक है। तो दिस इज अनदर रीजन। अब हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हम ये नहीं कर सकते कि मार्केट खुद ही ग्रो करे, हमें कुछ ना कुछ उसको सपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है कि हम उसको प्रोवाइड करेंगे। दैट इज द थर्ड रीजन ऑफ योर इकोनॉमिक इशू। अच्छा, ये अभी हम उसमें पढ़ेंगे, सॉल्यूशंस में अभी मैं नहीं बता रहा। फोर्थ रीजन कि गवर्नमेंट के पास पैसे क्यों नहीं है, क्यों गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं कर रही? द रीजन इज गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नहीं है, द टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज वेरी लेस, ठीक है। सो दैट इज अनदर इशू ऑफ योर डिक्रीजिंग इकोनॉमी और द इकोनॉमिक मेल्टडाउन। अब इसमें क्या है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या होती है कि आपकी पूरी कंट्री में आप लेट्स से 100 रुपीज की एक्टिविटी हो रही है, सारी जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आती है वो 100 रुपीज की है, और उसमें से आप कितना टैक्स दे रहे हैं, उस टैक्स जो आप दे रहे हैं उसको डिवाइड करें जीडीपी से, तो उसको कहते हैं टैक्स टू जीडीपी रेशियो। अब जो कंट्रीज हैं जो कि जिनके पास रेवेन्यू ज्यादा होते हैं, उनकी टैक्स टू जीडीपी रेशियो अच्छी होती है, लेकिन पाकिस्तान की जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो इट इज अराउंड 10%। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी 40% प्लस है टैक्स टू जीडीपी, यानी अगर 100 रुपीज उनकी जीडीपी प्रोड्यूस कर रही है तो 40 रुपीज टैक्स में जाता है। जब टैक्स में जाता है तो गवर्नमेंट उसमें स्पेंड करती है, तब उसमें से जो है वो एजुकेशन पे लगाती है, हेल्थ पे लगाती है, डेवलपमेंट पे लगाती है, बोरो नहीं करती। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, हमें क्या करना पड़ता है, ये बोरो करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास रेवेन्यूज कम है। अब ये एक ग्राफ है आपके सामने, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये आप देख सकते हैं, इट इज कंपाइल्ड थ्रू पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 21-22 का, अभी 23 पे अभी डाटा इस्टेब्लिश होगा। अब ये जो आपको दो लाइंस यहाँ पर नजर आ रही हैं, ये है आपकी टैक्स कलेक्शन। अब टैक्स कलेक्शन हमारी थ्रू आउट कम है, लेकिन ये है हमारी स्पेंडिंग, इट इज ग्रेटर। सो हम ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं लेकिन टैक्स कलेक्शन कम है। अब इट इज कॉमन सेंस कि इतना ज्यादा हम स्पेंडिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी जीडीपी बढ़ानी है, गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ तो देना है। अगर जीडीपी नहीं बढ़ेगी तो मैस अनरेस्ट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, स्पेंडिंग ज्यादा रखती है। अब वो कैसे स्पेंडिंग फुलफिल करती है, वो लोन लेके करती है। अब आपने पिछली क्लास में देखा कि हम कहाँ कहाँ से लोन लेते हैं और कितना लेते हैं, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल अगेन। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि नियरली हमारी इतनी स्पेंडिंग है परसेंटेज ऑफ आवर जीडीपी, बट आवर टैक्स कलेक्शन इज hovering around 10% nearly. If we increase our tax to GDP ratio to 30% maybe, then we can have a kind of positive growth और उससे growth stimuli मिलेगा। लेकिन हमारी टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम है, जिसकी वजह से आपके जो लिमिटेशंस हैं बजट की, और आपकी जीडीपी जो है वो ग्रो नहीं करती। Is my voice clear? Okay, now I am giving you 5 minutes break। आप नमाज पढ़ रहे हैं सारे, जिसने पढ़नी है, और जिसने कुछ रिवाइज करना है वो रिवाइज कर दे। मैंने चीजों को अपलोड कर दिया गूगल क्लासरूम पे। आई विल आल्सो ऑफर प्रेयर एंड विल कम बैक, ठीक है जी। सो आई एम टेकिंग क्विक ब्रेक, ठीक है, इट इज नमाज ब्रेक। आई एम कमिंग इन फ्यू मिनट्स क्विकली। अब तक बाकी चीजों को रिकॉल कर दें। अच्छा, अब आगे लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो हमने एक्सप्लेन कर दिया। आगे देखें कि लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो में हमारा जो एक सिस्टम है दैट इज सिक्योर्ड, मतलब ये एक ऑलरेडी बहुत ही थिन लिमिटेड सा सिस्टम है टैक्स लेने वाला, और इसकी वजह से आपका एक्सपोर्ट पे क्या लिंक आता है, मतलब कि टैक्स बेस से हाउ योर एक्सपोर्ट्स आर लिंक्ड। अब ये देखें कि हम करते क्या हैं कि हमारे टैक्स बेस एक ऑलरेडी सिक्योर्ड है, छोटा सा है, कम लोग टैक्स दे रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि बाय लिविंग एक्सटेंसिव टैक्सेस ऑन इंपोर्ट्स, के आपका टैक्स बेस ऑलरेडी कम है, आपके पास टैक्सेशन जो डायरेक्ट टैक्सेशन है। अब दो तरह की हम टैक्सेशन करते हैं, एक है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट होता है जो आप फॉर एग्जांपल कोई भी चीज सब्सक्राइब करते हैं, गवर्नमेंट से लेते हैं, परचेज करते हैं, उस पर आप टैक्स दे रहे होते हैं, सेल टैक्स है, विद होल्डिंग टैक्स है, ईटीसी ईटीसी ईटीसी। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आप एनुअली फॉर एग्जांपल टैक्स फाइलर पे करता है, वो अपना बताता है कि मेरे एसेट कितने हैं, मैंने ये बिजनेस किया, वट एवर ही इज गोइंग, तो उस पर वो डायरेक्ट टैक्स देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्सेशन, और दूसरी होती है इनडायरेक्ट टैक्सेशन। अब इसमें हमारे पास टैक्स बेस ऑलरेडी कम है। अब हम क्या करते हैं, हमने अपने टैक्स नेट बढ़ाना होता है।
तो जो आपके जो इंपोर्ट्स आ रही होती हैं हम उनको महंगी कर देते हैं, किस तरह उस पर एडिशनल टैक्स डाल देते हैं। अब उससे क्या होता है कि पाकिस्तानी फर्म्स जो कि एक इंपोर्ट कर रही होती है चीज, रॉ मटेरियल लेट से, उसके लिए वो चीज महंगी हो जाती है, और चीज जो चीज लेट से को डोमेस्टिक बना रही होती है उसको एक प्रोटेक्शन मिल जाती है, प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच आ जाती है। अब उससे क्या होता है, उसको कंपटीशन नहीं मिलता। यानी डोमेस्टिक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, दिस इज अ पेन एंड टू कंपनीज आर मेकिंग दिस पेन, वन कंपनी इज अ फॉरेन कंपनी एंड वन कंपनी इज अ लोकल कंपनी। लोकल कंपनी ये बना रही है 10 रुपीज में, जो फॉरेन कंपनी है वो उसको 5 रुपीज में बना रही है। गवर्नमेंट क्या करती है, लोकल कंपनी की जो चीज बनाने के लिए कुछ मटेरियल ऐसे सोफिस्टिकेटेड यूज होता है और वो उसको इम्पोर्ट कर रही होती है, उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है। एट द एंड क्या होता है, जो फॉरेन जो कंपनी है उसके लिए ये पीस ऑफ जो कॉस्ट है उसकी बनाने की, पेंसिल की, एक पेन की, वो भर जाती है। लेट्स से दैट बिकम्स 15 रुपीज। तो आप देखेंगे कि कंपटीशन एक सस्टेनेबल नहीं रहेगा। कौन सी कंपनी जो है बाहर आके 15 रुपए की बेचेगी, लोकली वो 10 रुपए की चीज मिल रही है। अब मे बी 15 रुपीज की क्वालिटी बेहतर हो, लेकिन कंज्यूमर तो 15 रुपीज की चीज नहीं लेगा, वही वाली चीज उसको 10 रुपए में मिल रही है। तो एट द एंड क्या होगा, आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी लोकल इकोनॉमी, लोकल कंपनीज को। अब वन वे आप समझेंगे तो बहुत अच्छा है, लोकल कंपनीज प्रोटेक्ट हो रही हैं, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपका, जो हम मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, एक्सपोर्ट लेड हाइपोथेसिस, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इज बेसिकली अगेंस्ट योर कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। अब आपकी जो लोकल कंपनी है उसको इंसेंटिव नहीं होगा कि भाई मेरे पास तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, वो ना अपनी प्रोडक्ट को बेहतर करेगा, ना अपनी क्वालिटी को बढ़ाएगा, ना अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। एट द एंड क्या होगा कि वो इंटरनेशनल मार्केट में फिर compete नहीं करेगा। अब इससे दो चीजें होंगी, एक तो जो आपकी इनोवेशन है कंट्री की वो खत्म हो जाएगी, और जो दूसरी चीज जो बाहर से इन्वेस्ट करना था वो भी इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपकी जो इनडायरेक्ट आपने जो बैरियर्स लगाए हैं वो बहुत ज्यादा है। तो इससे जो आपकी एक्सपोर्ट है वो भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपके पास कोई क्वालिटी की चीज ही नहीं आप बना रहे जो बाहर जा सकती है। क्वालिटी तब बनाएंगे ना जब एक कंपटीशन होगा। जैसे मुझे पता है कि आई एम टीचिंग करंट अफेयर्स, आई हैव टू प्रोड्यूस क्वालिटी स्टफ, अदरवाइज देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन एंड आई विल बी माइनस आउट अगर मैंने चीज अच्छी नहीं पढ़ाई। सेम चीज आपकी बाकी जगह बाकी चीजों पे मिलती है, लेकिन अगर आप बाहर से कंपटीशन खत्म कर देंगे, आपको कैसे पता लगेगा बाहर की जो क्वालिटी है वो किस तरह की है, क्योंकि आपने चीज बाहर बेचनी है, आपने खाली अपनी कंट्री में नहीं बेचनी बाहर। अब आपकी जो कंपनी जो माइनस आउट हुई है वो दूसरे कंट्री को तो बेच रही होगी चीज, और जिस कंट्री को अगर आपने प्रोडक्ट बेचनी है तो ना आपके पास क्वालिटी होगी, ना प्रोडक्टिविटी होगी, और ना उसकी चीपनेस होगी इसकी प्राइस की। सो यू कैन नॉट compete, एंड hence your indirect taxes which you are imposing is actually causing a decline in your exports। ठीक है, ये सारा वही डाटा मैंने आपको orally explain कर दिया। अब टैक्स इश्यूज, जैसे टैक्स की बात चली तो मैंने कहा आपको टैक्स इश्यूज भी थोड़े से बता दूं कि टैक्स कलेक्शन में हमारे कौन से इश्यूज हैं। एक तो हमारे लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, एक रोल ऑफ लॉबीज है, सेक्टोरल इम्बैलेंसेज हैं, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी और नैरो टैक्स बेस। ये क्या है, ये मैं आपको भी समझाता हूँ वन बाय वन। सबसे पहले हम देखें टैक्स टू जीडीपी रेशियो, मैंने आपको समझा दी कि वो क्यों कम है, और वो है तकरीबन 10%। अब ये टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम के मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो हमारे हमने टैक्स एग्जेम्पशंस दी हुई हैं, कौन सी कंपनीज को हमने टैक्स एग्जेम्पशंस दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पे आपका टैक्स देखेंगे बहुत कम है। और जो मेन आपकी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है वो कहाँ पे चल रही है आपके मुल्क में, वो किस पे चल रही है, प्रॉपर्टी पे चल रही है, रियल स्टेट पे चल रही है। यानी आपके पास जितनी भी जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो आप रियल स्टेट पे लगा रहे हैं, और उधर से आपको टैक्स नहीं मिल रहा। सो व्हाट इज द बेनिफिट, ना वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट के अंदर रोटेट हो रही है। आपने पता पता होगा पॉलिटिकल इकोनॉमी कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी कहती है कि जो एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट भी यही है ज़कात का, कि आपकी जो अमाउंट है, जो आपका पैसा है मार्केट में आपकी इकोनॉमी में, वो रोटेट होना चाहिए, तो फिर ही फायदा होता है। अब हम क्या कर देते हैं, डंप कर देते हैं। एक मैंने प्लॉट लिया लेट से 50 लाख का, मैं कहता हूँ जी 10 साल बाद वो या 5 साल बाद वो 1 करोड़ का हो जाएगा। वो तो परा परा 1 करोड़ का हो गया और उसकी वैल्यू इतनी बढ़ गई, लेकिन उससे इकोनॉमी में क्या बेनिफिट हुआ? कोई उससे बेनिफिट हुआ है आपकी इकोनॉमी, कोई प्रोडक्टिविटी बढ़ी हो, एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस हुई हो? नथिंग। सो दैट आर द संक कॉस्ट। ठीक है, और ये आपकी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा बर्डन है।
एक तो हमारा ये इशू है कि टैक्स टू जीडीपी क्यों नहीं भर रही, एक टैक्स एग्जम्पशन है। दूसरा ड्यू टू स्लैकनिंग ऑफ फिस्कल एफर्ट। फिस्कल एफर्ट मतलब आपके एफबीआर के एफर्ट, कि वो कितना कलेक्ट करने की कोशिश करती है। आपके जो ये आपने देख लीजिएगा कि कितने हैं, लेटेस्ट फिगर चेक कर लें कि हमारे टैक्स रिटर्न जो है वो कितने एनुअली फाइल करते हैं और उस पे वो कितना परसेंट टैक्स दे रहे हैं। तो एक तो ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से हमारा टैक्स टू जीडीपी कम है। इसके बाद दूसरी चीज मैंने यहाँ पे लिखी, रोल ऑफ लॉबीज, कि आपकी जो लॉबीज हैं, लॉबीज अब क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री है, वो लॉबी करेगी कि भाई कोई गवर्नमेंट इस तरह की स्कीम ना बना ले कि मेरे जो है वो पैसे मर जाए, मतलब मुझे टैक्स ज्यादा देना पड़े या मेरी सब्सिडी खत्म हो जाए, क्योंकि दे आर एंजॉइंग दीज काइंड ऑफ सब्सिडीज। हम उनको शुगर इंडस्ट्री को सब्सिडी देते हैं, ठीक है, कि जी आपने फार्मर्स को फायदा देना है, वो सब्सिडी एट एंड उनको मिल रही है। अब क्या फायदा है, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि आपने अपनी आवाम को सस्ती चीनी देनी, क्यों? चीनी से क्या हो जाएगा? मतलब इफ आई थिंक रैशनली, व्हाट इज द बेनिफिट? आप चाय नहीं पियेंगे, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस? कि व्हाई यू आर गिविंग चीप शुगर? इट इज नॉट अ बेसिक प्रोडक्ट, ठीक है, व्हीट राइस आर द बेसिक थिंग, और जिस पे हमें सब्सिडी देने की बजाय उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहिए, बट वी आर गिविंग देम सब्सिडी। तो यहाँ पे स्टेट पॉलिसीज पे भी आपको क्वेश्चन नजर आएगा, और उसमें नजर आएगा कि गवर्नमेंट क्यों देती है, हर सक्सेसिव गवर्नमेंट आपको देती नजर आएगी सब्सिडी सब्सिडी सब्सिडी। उसमें जो मेन चीज है, रोल है, वो है आपकी रोल ऑफ लॉबीज का, ठीक है। अब उससे क्या होगा, अब इससे क्या होगा जी, कि रोल ऑफ लॉबीज क्या होगा, एग्रीकल्चर, मतलब देयर नंबर ऑफ फॉर्मल इनफॉर्मल लॉबीज जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिसी मेकिंग को। अब एग्रीकल्चरिस्ट हैं, वो कहते हैं यार एग्रीकल्चर पे टैक्स ना लगाओ, ऑलरेडी फार्मर गरीब है, ठीक है, तो हमारी, आप एग्रीकल्चर जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, वो हम कितना चारों प्रोविंस इकट्ठे कर लें, तो हमारी जो टैक्स कलेक्शन है, जो रेवेन्यू वाले, मतलब एज ए सी असिस्टेंट कमिश्नर आई एम अ रेवेन्यू ऑफिसर, मैंने रेवेन्यू कलेक्ट करना है गवर्नमेंट की, सॉरी एग्रीकल्चर लैंड से, ठीक है, ये हमारा प्राइम टास्क है। हम कितना टैक्स इकट्ठा करते हैं, माइन्यूट, ठीक है, बहुत ही मिनिमम टैक्स इकट्ठा करते हैं, 300-400 बिलियन रुपीज ओवरऑल एक साल का, चारों प्रोविंस मिला के, चारों प्रोविंस के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ से देखें कि आपकी एग्रीकल्चर मेन जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है, और इसका 1% से भी लेस इसकी कंट्रीब्यूशन है आपकी जीडीपी में। यहाँ से देखें, ये 2017-18 का डाटा है, रिसेंट मुझे नजर नहीं आया, मैंने आई ट्राइड लोड कि मुझे मिल जाए ये इन सोर्सेस से, बट मुझे एक कंपाइल इस तरह नहीं मिला। मे बी कोई एस्पायरेंट को मिल जाए तो मुझसे शेयर कर दे बाद में, बट अभी भी इतना ही उसमें वैल्यू ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा। एग्रीकल्चर देखें, उसका जीडीपी में शेयर कितना, 19%, और कितना वो टैक्स दे रही है, लेस देन 1%। इंडस्ट्री पे हमने टैक्स की बहारें की हुई हैं, ठीक है, आपकी इंडस्ट्री इस वजह से तो आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन में नहीं हो रही, और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, और सर्विस सेक्टर, उसमें भी टैक्स एमनेस्टीज एंजॉय करता है। तो यहाँ पे देख लें कि आपका टैक्स जो कैलकुलेशन है, टैक्स इम्बैलेंस है, वो कितना डिस्टर्ब है और कितना एक तरह से वीक है, ठीक है जी। ये रोल ऑफ लॉबीज आपने देख लिया। अब उसके बाद हम देखते हैं, दोबारा जाता हूँ मैं वापस, रोल ऑफ लॉबीज मैंने समझा लिया, सेक्टोरल इम्बैलेंस ये टेबल में था, जो आपने देखा कि एग्रीकल्चर कितना टैक्स दे रही है, इंडस्ट्री और सर्विस कितना दे रही है। अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, एज वी ऑल नो कि जब डॉक्यूमेंट ही नहीं होगी इकोनॉमी तो वो टैक्स कहाँ से देगी, ठीक है। और नैरो टैक्स बेस, कि आपके पास एक लिमिटेड पर्सन हैं जो टैक्स देते हैं, सैलरी वाले देते हैं बेचारे, और मिडिल क्लास, अपर क्लास, they know very well how to evade tax, and lower class tax is not applicable on them. अच्छा जी, आगे चलें। अब किसी के क्वेश्चंस हैं, आई नो मैनी ऑफ यू हैव क्वेश्चंस, आप एंड पे लिखते जाए नोटबुक पे, आई विल टेक योर क्वेश्चंस एट एंड, अदरवाइज ये थोड़ा मैसअप हो जाती है। देन वी सी के आगे इश्यूज कौन से हैं, अकाउंट करप्शन रोड ब्लॉक्स हैं, अकाउंटेबिलिटी गैप्स हैं, अकाउंटेबिलिटी गैप्स हिंडरिंग प्रोग्रेस, कि जिस तरह हमारे प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट होते हैं उसमें कितनी जो करप्शन का एलिमेंट है, इसकी वजह से जो आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, फॉर एग्जांपल आपने एक जमीन लेनी है एक कंपनी ने, तो उसमें कितनी करप्शन का एलिमेंट है, कि आप जब एक ठेकेदार या रेवेन्यू ऑफिसर को पैसे नहीं देंगे तो आपको एक प्रोसेस एक लंबा होता जाएगा, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली cost of doing business. We are increasing the cost of doing business to other ways.
ठीक है, टैक्स लिटरेसी नहीं है, कल्चर एंड कॉन्फिडेंस नहीं है, व्हाई शुड पीपल पे टैक्स, दे आर गेटिंग थिंग्स फ्रीली, ओवर रिलायंस ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेशन। अब गवर्नमेंट ने लोन लेना है आईएमएफ से, आईएमएफ कहती है अपना टैक्स नेट बढ़ाओ, तो इतनी जल्दी तो नहीं वो बंदों को रजिस्टर करेगी, टैक्स नेट में लेके आएगी, और उसमें लोबीज हैं, उसका अपना है, वोट बैंक मुतासिर होगा। ठीक है, एक एक लोगों के अंदर क्या आएगा, एक नफरत सी है ना कि भाई टैक्स क्यों दूं मैं, 100 रुपीज अर्न करूं, व्हाई शुड आई पे टैक्स। ठीक है, एक ये परसेप्शन है। अब इस परसेप्शन की वजह से अब कोई भी मेरे पे टैक्स लगाएगा तो मैं उसके अगेंस्ट जाऊंगा, so that will have a political cost. Government is not ready to take this to bear this political cost. तो ये सारी चीजें आपके ऐड करते हैं और इससे जो एक इम्पैक्ट आता है आपकी इकोनॉमी के ऊपर। अच्छा जी, इसके बाद आप आगे देखें कि डेब्ट ट्रैप एंड ब्लीडिंग स्टेट ओन एंटरप्राइजेस। अच्छा, अभी तक जो मैंने चीजें करवाई हैं वो क्लियर हैं? लेट मी टेक योर क्वेश्चंस, थोड़ा सा मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ 2-3 मिनट्स का, और किसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो मैं ले लेता हूँ। इसके अलावा अभी तक जो चीजें करवाई हैं वो आपको समझ आ रही हैं? ऑलराइट, सो मरियम, यू आर सेइंग कि यू आर फाइंडिंग थिंग्स डिफिकल्ट, यू कैन रेज योर हैंड एंड लेट मी नो के हाउ थिंग्स आर डिफिकल्ट फॉर यू। जी हुरैरा, यू कैन आस्क। आफ्टर टेकिंग योर क्वेश्चंस, नेक्स्ट हम कर रहे हैं कि स्टेट ओन एंटरप्राइजेस, ब्लीडिंग स्टेट ओन एंटरप्राइजेस, इनका जो डेट ट्रैप है, ड्राउनिंग इन डेब्ट, हैमरिंग फाइनेंसेस। अब क्या मतलब है इसका? अब ये देखें जी कि हमने कितना स्पेंड करना है अपनी डेट को रीपे करने के लिए, अपने पाकिस्तान में, सॉरी, 7.3 ट्रिलियन रुपीज वी नीड टू स्पेंड ऑन डेट री सर्विसिंग। ठीक है, और हमारी जो बजट है टोटल हमारे मुल्क का वो 14 ट्रिलियन रुपीज है, सॉरी 7.3 ट्रिलियन रुपीज हमने डेट रीपे करना है, और 14 ट्रिलियन हमारे पूरे मुल्क का एक साल का बजट था, तो आधा तो हमारा डेट रीपेमेंट में चले जाएगा। अब डेट हमने किस किस को रीपे करना है, कहाँ कहाँ से आ रहा है? आपने पीछे देखा कि इंटरनेशनल डेट तो ये था। अब जो आपका जो लोकल डेट है, जो एक तो आपने अपना बजट को पूरा करने के लिए देना होता है, लेकिन कुछ आपकी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस हैं, यानी आपके एंटरप्राइजेस जो स्टेट ने खुद ओन की हैं, पीआईए की बात कर, स्टील मिल की बात कर, मल्टीपल अदर एंटरप्राइजेस आर देयर, जो क्या करती हैं अपना, उनको पता है कि हम गवर्नमेंट की हैं, स्टेट की हैं, और जो उनके एम्प्लॉयज हैं उनको पता है कि हमें सैलरी आनी है। अब अगर एक स्टील मिल है, वो अपना बजट खुद प्रोड्यूस नहीं कर रही, क्योंकि उसका क्या काम था, इट इज लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, उसने खुद ही जनरेट करना था, अपने एम्प्लॉयज को खुद ही उसने पे करना था, सैलरी देने थे, लेकिन वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। तो उससे क्या होता है, अब चूंकि वो स्टेट की है, एम्प्लॉयज जो है गवर्नमेंट के हैं, सरकारी हैं, अब ना हम उनको इस तरह निकाल सकते हैं, एक पूरा प्रोसीजर है, तो हमने उनको पे करना होता है। अब किस तरह करती है स्टेट, उनको पे कर देती है। अब वो चल रहे होते हैं डेफिसिट में, तकरीबन 300-400 बिलियन रुपीज एनुअली उनको हमें स्पेंड करना पड़ता है, ताकि वो अपना सैलरीज पूरी कर सकें, अपना जो है वो डेफिसिट पूरा कर सकें। तो ये एक एक और कर्ज है पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, कि बर्डन है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का। अब क्वेश्चन आ सकता है कि हम क्यों उनको करते हैं, सेल ऑफ करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आप इस फॉर्म में सॉरी, जो आपकी स्टील मिल है वो कौन परचेज करेगा? वो तो आपके बिल्कुल एक लिमिटेड प्राइस में जाएगा, जो प्राइस टैग है उससे वो नीचे गिरेगा जाके। ठीक है, तो इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि पहले आप उसकी मैनेजमेंट को चेंज करें। ठीक है, आप अपनी जो उसमें हायरिंग है उसको मैनेजेबल करें। एक्स्ट्रा हायरिंग हमने की हुई है, उनको आप ले ऑफ करें। दैट इज अगेन अ पॉलिटिकल क्वेश्चन, कि हम उसको ले ऑफ करेंगे तो पॉलिटिकल उसमें इम्पैक्ट आएगा, बट दीज डिसीजंस वी हैव टू मेड राइट नाउ। तो ये वी हैव टू मेक राइट नाउ। तो ये चीजें हैं, ये ऐसे इश्यूज हैं जो आपकी इकोनॉमी के ऊपर एक कांस्टेंट बर्डन के तौर पे चल रही हैं। तो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस एक और बर्डन है आपकी इकोनॉमी के ऊपर। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज का मतलब पता है ना, कि जो स्टेट की हो, जिस तरह स्टील मिल है या रेलवे है। अब क्वेश्चन ये है कि हम किस तरह इस डेफिसिट से बाहर आ सकते हैं। ये अगेन सोल्यूशन मैं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। एग्रीकल्चर, अब इसको मैं अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट समझता हूँ कि आप इसको शुरू में भी बता सकते हैं, बाद में बता सकते हैं, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। अब ये आपने देखा होगा यहाँ पे, पहले हम स्टैट से स्टार्ट करते हैं। ये भी रिसेंट न्यूज़पेपर से मैंने निकाला है, जून की खबर है, डॉन से ही निकाला मैंने।
अब रीड करें कि पाकिस्तान ऑयल एंड हीटेबल इंपोर्ट बिल सर्ज पर 64% टू 32.32 बिलियन, यहाँ पे रुकते हैं। हमारा एक्सपोर्ट कितना है, नियरली 24 बिलियन डॉलर राउंड ऑफ करेंगे, और हमने इंपोर्ट कितना किया है 32.32। इसके अंदर फूड का कितना है 19.69, तो आपने ऑयल पेमेंट कर ली ना, यानी आपने फ्यूल इंपोर्ट किया, ठीक है, जो आप गाड़ी में डालते हैं, बाइक्स में डालते हैं, गैसोलीन, पेट्रोलियम, डिफरेंट थिंग्स जो भी उसमें आती हैं। और आपने क्या इंपोर्ट किया, 9 बिलियन का, नियरली 9.1 बिलियन 01 का आपने फूड इंपोर्ट किया। हियर इट इज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग फॉर पाकिस्तान। वी कॉल आवरसेल्फ, हम कहते हैं कि हम जो है एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। कौन सी इकोनॉमी है, एग्रेरियन, मतलब कि हमारी इकोनॉमी का जो ज्यादा लिंक है, ज्यादा रिलायंस है, वो एग्रीकल्चर के ऊपर है। जब ये एग्रीकल्चर के ऊपर लिंक है, तो क्या रीजन है कि हम 9 बिलियन डॉलर की चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं? इसका मतलब है कि आपकी जो एक मेन, आप समझते थे कि आपकी एग्रीकल्चर है, वो भी आपकी इकोनॉमी वेल परफॉर्म नहीं कर रही। उसके डिफरेंट रीजंस हैं। अभी मैं अगर नरेट करना शुरू करूं, आपके पास तो एक तो जो तरीके हैं चीजें बनाने के, आउटडेटेड हैं। फ्लड इरिगेशन यूज करते हैं, ठीक है। फ्लड का मतलब क्या, पानी खोल दो, लगा दो भाई, पानी लगाने चले गए हैं, आज कहाँ गए हैं, पानी लगाने गए हैं, रात को पूरा पानी फसलों में लगता रहता है, और सुबह तक आके आप पानी बंद करते हैं। सारा इनएफिशिएंसीज हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा जो अब क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आ रहा है हमारे मुल्क में, उससे आपकी क्रॉप डैमेज होती है। कभी बारिशें आ जाती हैं अनएक्सपेक्टेड, पता ही नहीं होता, कल बारिश आ गई, आज गर्मी थी फुल, कल बारिश आ गई, हवाएं चलने लग जाती हैं तेज, ठीक है। इससे क्या होता है, आपकी जो यील्ड है वो कम हो जाती है। एक दूसरा इम्पैक्ट ये है। तीसरा इम्पैक्ट ये है कि आपने सीड को डेवलप नहीं किया जो कि हाई वैरायटी, हाई यील्ड दे सकता है, मतलब 1 एकड़ में उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो सकती है, हमने उसको डेवलप नहीं किया। फोर्थ रीजन क्या है, जो आपके फार्मर्स हैं, आपकी जो लैंड होल्डिंग है, वो इतनी ज्यादा स्मॉल हो गई है कि आप एक मैसिव लेवल पे उसको कॉर्पोरेट सेक्टर पे प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो उससे आपकी जो प्रोड्यूस है वो ऑटोमेटिकली कम होगी। फिफ्थ रीजन ये है कि जो आपके फार्मर्स हैं उनको इजी लोन अवेलेबल नहीं है, मतलब कि जो आपके पास माइक्रो फाइनेंस होता है, लेट से एक फ्लड आ गया तो एक किसान की जो फसल थी वो सारी खराब हो गई, अब उसको लोन चाहिए नेक्स्ट ईयर की फसल के लिए, तो बैंक से उसको लोन इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो वो मिडिल मैन से लोन लेते हैं। अब लोन वो इतना ज्यादा ले रहे होते हैं, तो वो उसी दामों, मतलब सस्ते दामों उसको चीजें, अपनी प्रोडक्ट उसको सेल कर देते हैं। अब वो जो मिडिल मैन होता है, जिसको क्या कहते हैं उर्दू में, वो मार्केट में जाके कंट्रोल करता है और वो महंगी चीजें बेचता है, ठीक है। अब ये वो चीजें हैं जो आपकी एग्रीकल्चर को तंग कर रहे हैं, और इससे आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है आपकी इकोनॉमी पे। ना आपका फार्मर खुशहाल हो रहा है, ना आपके पास इनफ प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका सारा जो बर्डन है वो आपकी इकोनॉमी पे आ जाता है। अब आपके पास इतनी प्रोड्यूस नहीं है वीट की कि आप अपनी पूरी पॉपुलेशन, आपने देख लिया आपकी पॉपुलेशन है ये ऑलरेडी इतनी ज्यादा, आपने उसको फीड भी करना है। आगे जो आउटपुट है वीट की या राइस की वो इतनी नहीं है, आपको क्या करना पड़ता है, फिर उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। जब आप उसको इंपोर्ट करते हैं तो एक आपके पास ऑलरेडी डॉलर्स की कमी है, तो एक ऑलरेडी आपकी जो इकोनॉमी है जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का शिकार है, उस पर एक और बर्डन डाल देती है। इसके अलावा जो हम पाम ऑयल या कुकिंग ऑयल यूज करते हैं वो भी मोस्टली इंपोर्ट हो रहा होता है, 2 से 3 बिलियन डॉलर पर ईयर की उसकी इंपोर्ट है हमारी, और हम लोकली उसको प्रोड्यूस नहीं करते। हालांकि हम कर सकते हैं, इस पर इन्वेस्ट किया जा सकता है, बट अगेन हम उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। इससे क्या होगा, आपकी इकोनॉमी दोबारा जो है वो इम्पैक्ट आएगा उस पर, और एक कर्ज हो जाएगा आपकी इकोनॉमी के लिए, पार्टी कहते हैं उसको एग्जैक्टली। तो ये वो चीजें हैं जो आपकी एग्रीकल्चर को एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, ठीक है जी। अब एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है इंडस्ट्रियल कंपेटिटिवनेस। काफी ज्यादा मैंने इस पर डिस्कस किया, एक ग्राफ से एक्सप्लेन कर देते हैं। MVA पर कैपिटा स्टैंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडिड, यानी हम कितनी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। खाली हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे, ये डाटा शो कर रहा है कि कितनी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं चीजों में। यानी एक पर कैपिटा, यानी अपनी डिवाइड कर दें, टोटल वैल्यू एडिशन कितनी है उसको डिवाइड कर दें अपनी पॉपुलेशन पे, तो MVA पर कैपिटा इज एन इंडिकेटर। इट कैन बी यूज कि आपकी इंडस्ट्रियल कंपेटिटिवनेस कितनी इंटरनेशनल मार्केट में यूज होता है। अगर हम कंपैरिजन करें थोड़ा सा डिफरेंट कंट्रीज का, ये 2000 का देखें, बांग्लादेश, कंबोडिया कम था, इंडिया, पाकिस्तान, दे वर नियरली द सेम, एट द सेम लेवल इन 2000।
ओनली इन 2 decades आप देखें where Vietnam is standing and where India and Bangladesh are standing in terms of value addition. और हमारी वैल्यू एडिशन इज मिनिमल, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जब हमारी वैल्यू एडिशन ही नहीं है तो आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका मतलब है इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। वैल्यू कहाँ से ऐड होती है? इंडस्ट्री आती है तो ऐड करेगी ना, आपकी इंडस्ट्री नहीं है। तो ये एक इंडिकेटर है जो कि आपको बताता है कि कितनी वैल्यू एडिशन हो रही है आपके पास, ठीक है। सो दैट इज अनदर इशू ऑफ योर इकोनॉमी। आप इससे कंपेटिटिवनेस पे नहीं जा सकते, आपके पास इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है। इसके बाद अब आ जाते हैं एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ब्लूज के। एक्सपोर्ट के क्या है? अगेन इट इज लिंक्ड विद वैल्यू एडिशन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्सपोर्ट्स पर कैपिटा देखें, आप 2000 में कंपेयर करें, नियरली द कंट्रीज वर सेम, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान। बट नाउ आप देखें वेयर इंडिया इज स्टैंडिंग एंड वेयर बांग्लादेश इज स्टैंडिंग। सो दे हैव इंक्रीज देयर एक्सपोर्ट, ठीक है। वाइल ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान की एक्सपोर्ट उतनी नहीं बढ़ी, ठीक है। अब इसका जो रीजन है वो यही है कि हमारे पास जो है वो क्या था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हमने बेस इंडस्ट्री लगा दी, जिस तरह मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया, लेकिन उससे वो उतना आउटपुट नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपके पास एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, एक लॉन्ग टर्म प्लान नहीं था, और आपने इस एरिया पे फोकस नहीं किया कि आपने इंडस्ट्री लगानी है, ठीक है। और इसका इम्पैक्ट वी कैन सी राइट नाउ कि आपकी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है दैट इज एब्सेंट, ठीक है। चीजें समझ आ रही हैं? अब मैंने चीजों को, मतलब ये इटसेल्फ अगर आप देखें ना, हर टॉपिक पे, हर टॉपिक 2-2 घंटे की डिबेट है ये वाली सब टॉपिक। लेकिन अभी मैं आप सबको चीजें अंडर एक अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव में क्लियर करवा रहा हूँ। इससे आपको फायदा ये होगा कि जब आप न्यूज़पेपर रीड करेंगे या कोई भी टॉपिक देखेंगे, अगर आपको इससे रेलिवेंट कोई चीज मिलती है तो आपको आइडिया होगा कि ये हमने कुछ पढ़ा हुआ है, उस पर आप अगर कुछ रीड करेंगे तो इट विल ऐड ऑन योर एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन नॉलेज। और अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे, मतलब अंडरस्टैंड आपने कर लिया, तो यही हम पेपर में लिखते हैं तो यही इनफ है। क्योंकि पेपर में आपने 4 क्वेश्चन करने हैं, अगर इकोनॉमी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है तो आपने 3 घंटे उस पर नहीं लगाने। हम कई दफा परफेक्शनिज्म की तरफ चले जाते हैं। आज भी मैंने इकोनॉमी के इतने ज्यादा आर्टिकल पढ़े कि भाई मेरा था, इट इज माई लाइक, एक मुझे इंटरेस्ट है इस टॉपिक को रीड करने में, तो आई रेड अलॉट। लेकिन मैं अगेन उस पर कंक्लूजन में पहुंचा कि एस्पायरेंट्स को उतना ही बताऊं जितना उनके लिए फायदेमंद है। मैंने आपको इन्वेस्टमेंट नहीं बताई कि इन्वेस्टमेंट से किस तरह हम निकल सकते हैं, आपकी जो एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन है उसके ग्राफ नहीं डाले। क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी से ही बिल्कुल ही परेशान हो जाएंगे, वो समझेंगे कि सारी चीजें याद करने की जरूरत है। लेकिन जो चीजें मैंने स्लाइड्स पे लिखती हैं, इसमें से अगर आपको 10% भी चीजें आप कर लेंगे ना, हेडिंग और कुछ मोटे मोटे स्टार्ट, तो पेपर में अगर आप उसको लिखना शुरू करेंगे आपके 10 पेज वैसे खत्म हो जाएंगे और अभी आप सोल्यूशन पे नहीं देंगे। सो इट इज दैट मच वेस्ट टॉपिक, ठीक है। इसको हम एक बड़ी मुश्किल से इसको मैंने रिड्यूस किया है, नहीं तो इस पे 100 स्लाइड्स बन सकते हैं, बट दैट विल बी नॉट फिजिबल फॉर यू ऑल, ठीक है जी। अच्छा जी, शेडो इकोनॉमी, जैसे मैंने आपको बताया अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया, अनरजिस्टर्ड इकोनॉमी, ये उसके लिए कुछ स्टैट्स हैं कि हमारी जो नियरली 40% इकोनॉमी है, ठीक है, मैं इसको ज्यादा कहूंगा, मैं 60% कहूंगा, 70% कहूंगा कि वो इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड है। पता ही नहीं है कि हमें हमारे पास चल किस तरह के रहे हैं मामला, कि कितनी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, ठीक है। क्योंकि डॉक्यूमेंटेड आपकी इकोनॉमी नहीं है। उससे क्या होता है कि हम अपना एक कैलकुलेशन नहीं कर सकते, और इससे आपका जो टैक्स है, जो बेसिकली टैक्स कलेक्ट करना होता है, वो नहीं आता। फिर उसके लिए हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे जाते हैं। हम कहते हैं जी मोबाइल लोड पे टैक्स डलवा दो, हर चीज पे आप टैक्स डाल दो, ताकि टैक्स तो आना शुरू हो, मतलब कलेक्शन तो। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी होगी तो फिर हम टारगेटेड रिलीफ दे सकते हैं कि यार ये गरीब है, इसकी इनकम ही 20,000 है पर मंथ, तो इसको बाकी टैक्सेस से इसको छूट दे दो या इसको टैक्स रिवर्ट कर दो। अब वो डॉक्यूमेंटेड ही नहीं होगा, रजिस्टर्ड ही नहीं होगा, तो उसको कैसे पता लगेगा कि मैंने वापस लेनी है चीज, ठीक है। तो ये मसाइल आते हैं अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी से रिलेटेड। अच्छा जी, अब उसके बाद हम चलते हैं वे फॉरवर्ड। अब वे फॉरवर्ड मैंने जैसे चीजों को डिस्कस किया, आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने किस तरह चीजों का सोल्यूशन निकालना, तो वही है। सबसे पहले हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी चाहिए कि स्टेबिलिटी आए, ठीक है। लोगों को पता हो कंपनी को भाई जो मर्जी रूल करे, हाउ एवर द रूल इज, हाउ हु एवर द रूलर इज, आपको ये पता हो कि भाई 15 साल में ये चीज इधर है। बीच में ये नहीं हो कि मैं आगे इधर इन्वेस्ट करूं, मुझे कहे आपने तो मुझे जीरो टैक्स बेस दिया था, लेट्स से जो था बीजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसके मैं इनॉग्रेशन पे भी जब गया हमारे डिस्ट्रिक्ट में था,
तो हमने कहा कि आप जीरो टैक्स पे आ जाएंगे 10 साल के लिए। वो आता है, एक टैक्स लगाता है, इंडस्ट्री लगाता है, 1 साल बाद FBI वाला ले जाता है, नहीं जी ये तो नोटिफिकेशन कैंसिल हो गया, अब आप हमें टैक्स दें। तो ये अगर चीजें इस तरह की होंगी तो इस तरह आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। इसके लिए क्या चाहिए, पूरी यूनिफॉर्म पॉलिसी, सारे स्टेक होल्डर्स का एक पेज बनना लाजमी है, और फिर आगे एक डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी सॉरी इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, ठीक है। डेमोक्रेटिक कंटिन्यूटी और आपके इंस्टीट्यूशंस लाजमी है। इंस्टीट्यूशन का मतलब ये है कि हर बंदे को बताओ कि उसका रोल क्या है, मतलब फॉर एसी नोस कि आपका इकोनॉमी, आपका इस चीज से इकोनॉमी का क्या लिंक है, ठीक है। आपने रेवेन्यू के मैटर्स को जो है वो स्लो डाउन नहीं करना, उनको लटकाना नहीं है, उनको जल्दी सोल्व करना है, ठीक है। एक स्टेट पॉलिसी हो, ऊपर से डायरेक्शन हो, तो इससे आपकी इंस्टीट्यूशन बिल्ड होती है। हमारे पास इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो छुट्टी पे बैठे हैं तो 20-20 दिन छुट्टी पे बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस तरह चीजें मैटर जो है वो नहीं चल सकते। वी नीड सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन करें, ठीक है, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाएं, सैलरी को बढ़ाएं, इंसेंटिवाइज करें, ठीक है। और टेन्योर सिक्योरिटी दें कि भाई आप 1 साल इस जगह पे लग गए हो तो आपको 1 साल से पहले कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता, ताकि उसको आइडिया हो कि उसने अब वो रिस्पॉन्सिबल होगा, अकाउंटेबल भी होगा। इसके अलावा पॉपुलेशन को हम कंट्रोल करें, ये उसके मेथड हैं, इस तरह हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। बजटिंग करें, ठीक है। अब इसमें इशू आता है कि एनएफसी को, यहाँ मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आपका जो एनएफसी शेयर है वो 82%, 4 इसमें इंडिकेटर्स हैं, 82% लिंक करता है आपकी पॉपुलेशन पे, ठीक है। अब और 5% इसमें है प्रोविंस की रेवेन्यू जनरेशन। अब इंडिया में रेवेन्यू जनरेशन जो है वो 40% है, और पॉपुलेशन उसका 25% है, और वो 25% भी फिक्स्ड है 1965 के पॉपुलेशन पे। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि उनके जो पॉलिटिशियन है उनको कंसर्न ही नहीं है पॉपुलेशन कितनी होगी, ठीक है। उनको पता है 1965 में इतनी थी, अब 50 साल बाद जाके आएगी, ठीक है। और सिर्फ 25% उससे मुझे पैसे मिलेंगे, 40% तो मेरे रेवेन्यू जनरेशन से होंगे ना, लेकिन हमारा 5% रेवेन्यू जनरेशन है। तो हमें जो अवार्ड है, एनएफसी अवार्ड, उसको चेंज करना पड़ेगा। और सबसे पहले हमें प्रोविंसेस को, 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंसेस आर रिस्पॉन्सिबल, उनको कहना पड़ेगा कि भाई अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाएं और खुद से पैसे जनरेट करें, और उनको शेयर, जितना ज्यादा शेयर होगा उतना ज्यादा उनको फेडरेशन से मिलेगा। तो इससे जो है आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। मैंने ये शेयर कर दिया एनएफसी अवार्ड वाली भी आपके साथ गूगल क्लासरूम पे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और लिक्विडेट अनप्रॉफिटेबल स्टेट ओन इंस्टीट्यूशन, लिक्विडेट का मतलब है उनको प्राइवेटाइज कर दो, बस बेच दो, ना उनको लो ना उनको सर पे चढ़ाओ। ह्यूमन डेवलपमेंट को अपनी इम्प्रूव करें, ठीक है। टैक्सिंग द प्रिविलेज, जिसको कहते हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की जाए, और डी सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक कल्चर, यानी आप बात करते हैं कि जी हमें जो है वो सिक्योरिटी सेंटर स्टेट है, फॉरेन पॉलिसी में हम देखेंगे, तो हमें पहले क्या करने की जरूरत है, हमें जरूरत यह है कि सबसे पहले अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करें। हम देखें कि इकोनॉमी इज आर मेन टारगेट, यूएस के साथ भी रिलेशन बेहतर करें, और चाइना के साथ भी बेहतर करें, इंडिया के साथ भी बेहतर करें, अफगानिस्तान के साथ भी बेहतर करें। अपनी जो एक चीज है कि सिक्योरिटी सेंटर्ड है, प्रोक्सीज आ जाएंगी, अटैक हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, तो ये कल्चर चेंज करना पड़ेगा, एंड दैट इज चेंजिंग एज वेल, करंटली वो चेंज हो रहा है। इसके अलावा लोगों को टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ताकि जो हमारे टिकटॉकर्स हैं वो थोड़ा सा, लोग उनको फॉलो करने की बजाय, वो तो अर्न कर रहे हैं, जिनके मिलियंस व्यूअर्स हैं, वो फॉलोअर्स, वो तो अर्न अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो देख रहा है वो उसका तो टाइम स्पेंड हो रहा है ना, बजाय इसके कि पूरा पूरा 1 2 3 3 घंटे आप रील्स देखते रहें, शॉर्ट वीडियोस देखते रहें, अपना कुछ टाइम स्पेंड करें स्किल डेवलपमेंट में। तो ये चीजें हैं जो हमें करने की जरूरत है। इसके अलावा जो है वो इसमें पेंशन कॉन्स्ट्रेंट। अब पेंशन ये होती है कि आपके जो, जब आप रिटायर होते हैं तो आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, आपके बाद रिटायरमेंट के बाद उसको कहते हैं पेंशन। अब इसमें जो है आप आइडेंटिफाई करें कि कौन से एम्प्लॉयज आपको चाहिए, जो नहीं चाहिए उनको आप वैसे ही उनको ले ऑफ कर दें, उनको गोल्डन हैंड शेक एक टर्म है उसको, मतलब जितना उनका बनेगा एक हेफ्टी अमाउंट उनको दें, और एक ही दफा उनसे जो है वो छुटकारा हासिल करें, क्योंकि वो आपके सिस्टम के लिए एक फ्रूटफुल साबित नहीं हो सकते। जैसे अगर मेरे ऑफिस में 16 है एम्प्लॉयज, तो मुझे सिर्फ 5 एम्प्लॉयज चाहिए। वाई आई हैव 16 एम्प्लॉयज, देयर इज नो यूज ऑफ 11 एम्प्लॉयज, जो कि मतलब छुट्टियों पे होते हैं मोस्टली।
उसका जरूरत ही नहीं है हमें, उसको हम क्या करें, ले ऑफ करें गोल्डन हैंड से। तो इस तरह की चीजें हैं जिससे आपकी इकोनॉमी बेहतर हो सकती है ऐसा ऐसा। टैक्सेशन को इम्प्रूव करें, ठीक है, ये सारे टैक्सेशन के मेजर्स हैं जो हमें करने की जरूरत है। और एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करें, इनोवेशन लेके आए एग्रीकल्चर पे, एंड डॉक्यूमेंटेशन को इम्प्रूव करें। ये सारे आपके पॉइंट्स हैं, ये समझाने वाले नहीं है। सर्कुलर डेट एनर्जी वाला टॉपिक पाकिस्तान अफेयर में पढ़ाऊंगा। अच्छा, इसमें ये है कि ये वाली चीज समझाने वाली है आपको, ये वाला पॉइंट। ये अब हमने एक्सपोर्ट्स पर आनी है तो किस तरह बढ़ाएंगे, तो ऊपर वाले पॉइंट्स मतलब एक्सप्लेन करने वाले नहीं है, वो आप उनको खुद रीड कर सकते हैं। अभी मैं आपके क्वेश्चंस पे लेता हूँ। अब हमने पॉलिसी चॉइसेस क्या होनी चाहिए वे फॉरवर्ड में, पॉलिसी चॉइसेस मतलब वो तो एक आइडियलिस्टिक है, ये भी कर दें वो भी कर दें वो भी कर दें, लेकिन अब फौरन क्या करें, स्टार्ट में क्या करें, अभी क्या करें। तो हम अपनी अगर एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो लो हैंगिंग फ्रूट जो नजर आ रहे हैं यार, जो थोड़ा सा काम करेंगे तो बढ़नी शुरू हो जाएगी। फर्नीचर आपकी इंडस्ट्री है, उसको थोड़ा सा प्रमोट करें, उसको एक्सेस दें इंटरनेशनल मार्केट की, कंट्रीज के साथ मुआहदे करें। फुटवेयर इंडस्ट्री आपकी बेहतर है, टेक्सटाइल और गारमेंट्स हैं, फूड प्रोसेसिंग है, सर्जिकल है और इलेक्ट्रॉनिक असेंबली है। अब ये वो हैं जो कि आपकी एक ऑलरेडी डेवलप इंडस्ट्री है, ठीक है, इनको आपने बेहतर करें इनका एक्सेस कंट्रीज के साथ। आइडेंटिफाई करें, आपकी टीम हो एक डेडिकेटेड के वो आइडेंटिफाई करे कि आपको कौन से मुल्क हैं जहाँ पे इनको इन चीज़ों की जरूरत है, वो इधर जाके इस पे इन्वेस्ट करेंगे और पोटेंशियल एवेन्यूज फाइंड करेंगे। इट्स जस्ट लाइक अ कंपनी, इट्स जस्ट लाइक मार्केटिंग। तो हमें एक फॉरेन पॉलिसी में उसको मार्केटिंग टीम की जरूरत है। बैलेंस्ड मीडियम टर्म के में क्या है कि आप स्टील को थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं, यू हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, यू हैव स्टील मिल, यू हैव अदर मिल्स एज वेल, तो एक पोटेंशियल है, you can export them to sorry your अफ्रीकन कंट्रीज, ठीक है। स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म वो ये है कि आप वैल्यू चेन लेके हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लगा सकते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड पावर स्टोरेज लगा सकते हैं, बैटरीज का बड़ा एक पोटेंशियल है आगे, सोलर में और सस्टेनेबल एनर्जी में बैटरीज की प्रोडक्शन, उस पर आप पहले से काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इनोवेशन, आईओटी मतलब इंफॉर्मेशन रिलेटेड टेक्नोलॉजी जिसमें आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, इन चीज हैं, इनको थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। और ऑटोनोमस व्हीकल्स, इस पे काम कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर, ठीक है। तो बजाय इसके कि 20 साल बाद इन पे काम शुरू करें, अभी से इस पे एक लॉन्ग टर्म प्लान, एक पॉलिसी पे रख के एक डेडिकेटेड प्रोजेक्ट, एक डेडिकेटेड टीम इसके लिए रख सकते हैं जो इन पे काम करे और आहिस्ता से उसका फ्रूट लेके आए। इंडिया ने यही किया था, इंडिया ने 50 साल पहले अपने एक फ्यूचर जनरेशन रेडी की थी। आज देखें उसके कंपनीज, डिफरेंट इंटरनेशनल कंपनीज के सीईओज मोस्टली इंडियन हैं। तो वो आज का नहीं था कि अचानक से आ गए, वो एक उनकी पहले की पॉलिसी थी, उनका एक लॉन्ग टर्म प्लान था। तो वो पाकिस्तान को चाहिए इस तरह का लॉन्ग टर्म प्लान लेके आए, ठीक है। अब ये कुछ रिकमेंडेशन है हमारी कि अगर हमने चीज़ों को बेहतर करना है, इंडस्ट्री को बेहतर करना है, तो उसमें किस तरह करेंगे। कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव दें अपनी इंडस्ट्री को, कि उनको कहें कि आपको हम फाइनेंशियल इंसेंटिव तो देंगे, लेट से आपको टैक्स में रिलीफ दे देते हैं, टैक्स रीबेट कर देते हैं, लेकिन तब देंगे जब आप एक रिजल्ट बेस्ड मैचिंग ग्रांट, मतलब अगर ऑटोमोबाइल है उसको कहें आप 50% अगर लोकलाइज करोगे तो आपको टैक्स रिबेट मिलेगा, या आप इतने परसेंट लोगों को एजुकेशन दोगे या उनकी स्किल बढ़ाओगे तो तब आपको ये फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव दें, जिस तरह हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप करने, एक पूरा डेडिकेटेड एक उनको मिल जाए, भाई जाए आपको कंपनी वहां पे लगाएं, आपको गैस मिलेगी, पावर मिलेगी, अनइंटरप्टेड सिक्योरिटी मिलेगी, स्किल्ड मैन पावर मिलेगी। तो आप उनको इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं जो कि दुबई ने दिए थे, ठीक है। यहाँ जो कि आपके जो बाकी कंट्रीज हैं, बांग्लादेश वो टेक्सटाइल में दे रहा है। रेगुलेटरी, यानी आप उसको एक वन विंडो ऑपरेशन देते हैं कि आपने टैक्स भरने हैं 62 टैक्सेस, अगर एक कंपनी पाकिस्तान में हर जगह ऑपरेट कर रही है, 62 टाइप ऑफ टैक्सेस उसको जगह जगह जाकर भरने पड़ते हैं। एक वन विंडो ऑपरेशन ऐप बना दें, भाई आपने टैक्स देना है, सारे आ जाए जी उनके टैक्स ही हैं, कैलकुलेट करके ब्रेक डाउन टोटल एंटर करें, हर में चले जाए। तो ये आप उनको रेगुलेटरी इंसेंटिव्स दें एंड फैसिलिटेशन दें, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कराएं उनकी एजेंसीज के साथ, डिपार्टमेंट्स के साथ, और अवेयरनेस हो, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के थ्रू उनकी अपॉर्चुनिटीज लेके आए, इससे आपकी इंडस्ट्री बेहतर होगी। तो ये आपकी बेहतर करने के लिए, इंडस्ट्री बेहतर करने के लिए आपके पास पॉइंट्स हैं।
तो यहाँ से हमारा टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ों को मैंने स्किप किया, वो इसलिए स्किप किया क्योंकि आई थिंक कि आप उनको रीड करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी हार्डकोर चीज़ नहीं है। अब मैंने मेन इश्यूज आपको समझाने थे वो मैंने समझा दिए हैं। नाउ आई विल टेक योर क्वेश्चंस वन बाय वन, ठीक है, और जिसके क्वेश्चंस नहीं है वो यहाँ से लीव कर सकते हैं। अब क्वेश्चन के लिए यू कैन रेज योर हैंड और क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ओके जी, क्वेश्चन आंसर सेशन का मैं लेता उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ।